Hello student, this is Sweetie Sharma, your chemistry teacher. Today we will discuss about the chapter number 3 of class 12th electrochemistry. This chapter is related to the redox reactions which we already study in the class 11th. तो जो ये आपका चैप्टर्स है क्लास 11 से रिलेटेड है, इसका जो बेसिक आज हम जनरली स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में, वो हमारा सारा का सारा क्लास 11 से रिलेटेड है। अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी इंट्रोडक्शन हम पहले देख लेते हैं क्या होता है इसके अंदर। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें क्या होता है, कन्वर्जन होता है। किसका कन्वर्जन? केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, अगर केमिकल इलेक्ट्रिकल में चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है। देखो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है, जो हम मोबाइल फ़ोन के अंदर बैटरी यूज़ करते हैं, ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो देखो जब हम इसके अंदर क्या करते हैं, स्टार्टिंग में बैटरी को चार्ज करते हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है इसमें क्या कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में, जिसको हम चार्ज कर रहे हैं। चार्जिंग के बाद जब उस फ़ोन को हम यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी केमिकल एनर्जी जो हमारी स्टोर हो जाती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन की बैटरी होती है इसमें दोनों फंक्शंस होते हैं, केमिकल इलेक्ट्रिकल में भी चेंज होती है और हमारी इलेक्ट्रिकल केमिकल, मतलब दोनों इंटरचेंज होती है, ठीक है। इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कहाँ से रिलीज होती है? ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपको स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मीनिंग तो पता ही होगा। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन वो होती है जो अपने आप टेक प्लेस करती रहती है। जो हमारी जनरल नेचर के अंदर रिएक्शंस होती हैं वो जनरली हमारी कैसी होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस में से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी उसमें से रिलीज होती है, उसी एनर्जी रिलीज को हम उसके अंदर यूज़ करते हैं। बट जो हमारी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है उसके अंदर हमें एनर्जी को उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो उसमें तो एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, लेकिन नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होती है, वो एनर्जी को अब्जॉर्ब करती है। तो उसमें हमें एक्सटर्नल सोर्स के रूप में एनर्जी को उसमें सप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो ये था इसके अंदर। अब देखो जैसे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को उसने और बताया हुआ है क्या क्या होता है इसके अंदर। ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इज ए रिएक्शन विच हैपन ऑन इट्स ओन, जो अपने आप टेक प्लेस करती रहती है और उसमें से रिलीज होती है फ्री एनर्जी, ठीक है। एक तो वो रिएक्शन अपने आप होएगी और एक उसमें से क्या आगे एनर्जी भी निकलेगी। दिस रिएक्शन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शन। जो हम कोई भी केमिकल रिएक्शन लेते हैं उसमें से वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे बर्निंग ऑफ द कोयला, रस्टिंग ऑफ द आयरन्स एंड मेल्टिंग ऑफ द आइस। जो रस्टिंग ऑफ द आयरन सबको पता ही है, ये क्या अपने आप टेक प्लेस करता है। तो ये केमिकल रिएक्शंस है और इसमें से एनर्जी भी रिलीज़ होती है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ आइस भी एक नेचुरल प्रोसेस है, ये अपने आप टेक प्लेस करता रहता है अगर उसको टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। मेल्टिंग वाला टेम्परेचर मिल जाता है तो हमारी आइस मेल्ट होना शुरू हो जाती है। तो ये सारे के सारे हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के एग्जांपल हैं। अब नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, अकर्स बाय प्रोवाइडिंग एन एक्सटर्नल सोर्स। हमें एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करना ही पड़ता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। जो हाइड्रोलिसिस ऑफ अगर हम वाटर करते हैं तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी को पास करना पड़ता है। तो ये हमारे कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट देखो इसके अंदर, ये आप सारा ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो 11th क्लास में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस। फॉलोइंग पर्पस में यूज़ होती है। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे हमारे पास 2 बीकर हैं, ठीक है। इसमें ये हमारे 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हुए हैं, इसको इससे कनेक्ट किया गया है और यहाँ पर हमारा एक साल्ट ब्रिज है। तो ये आप पहले पढ़ चुके हो सारा कुछ। तो अब इसमें देखो प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स, जो हमारा सोडियम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड मैनी अदर केमिकल्स, वहाँ पर इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द प्योरीफिकेशन ऑफ मेटल्स। मेटल को अगर हमने प्योरीफाई फॉर्म में लेकर आना है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। द प्रोसेस इज़ यूज्ड इन द बैटरी। जो बैटरी जो हम घरों में यूज़ करते हैं, ठीक है, वहाँ पर भी एज ए फ्यूल सेल इसको हम यूज़ करेंगे, ठीक है। विच क्या करता है, कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो बैटरीज में जो फ्यूल सेल्स यूज़ होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारी केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है एंड इज़ यूज्ड इन द सेवरल इंस्ट्रूमेंट एंड डिवाइसेस।
जो हमारे काफ़ी इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइस हैं, उनमें भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, जैसे हम एग्जांपल है, जैसे कार की जो ये मोटर वगैरह होती है, मतलब जो हम बाइक, मतलब हर चीज़ में इसका यूज़ होता है, फ्यूल सेल्स का या बैटरीज का। ठीक है, इवन आप जो हम टॉय वगैरह भी यूज़ करते हैं ना, उसके अंदर भी बैटरी का या सेल्स का फंक्शन होता है। तो ये मोस्टली हर जगह यूज़ होते हैं। द प्रोसेस इज़ यूज्ड इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मीनिंग आपको पता ही है। मान लो एक मेरे पास मेटल है, उसके ऊपर अच्छी क्वालिटी की अगर हमने मेटल की कवरिंग चढ़ानी है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ये जो मेथड होता है ये इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से होता है, तो इसके लिए इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। मतलब एक मेटल की प्लेट को दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाना। ठीक है, उसके जैसे हम जैसे कॉपर है, कॉपर को हम बोलते हैं ना कई बार, जैसे गोल्डन कलर का कलर चढ़ा हुआ, इस तरह चढ़ा हुआ, तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है एक तरह से। कई बार इसको हम जो क्या, जैसे हम आयरन है, लोहा है, आपको पता है इसको जंग लग जाता है, तो उसको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का यूज़ करते हैं। एक इसमें देखो, डायरेक्शन कैरिड आउट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आर एनर्जी इफेक्टिव। अब आपको पता है इस प्रोसेस में एनर्जी का यूज़ तो होगा, और ये हमारी कैसी होती है, लेस पॉल्यूटिंग होती है। मतलब इसमें जो पॉल्यूशन होता है वो बहुत कम होता है इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट देखो, अब ये हमारा है डैनियल सेल। डैनियल सेल भी आपने पहले पढ़ा हुआ है 11th क्लास के अंदर, बस ये वही सेम है। इसके अंदर क्या होता है, डैनियल सेल के अंदर, द सेल दैट कन्वर्ट्स द केमिकल एनर्जी लिबरेटेड एज, ये ना एज के बीच में यहाँ पे गैप आएगा, यहाँ पे गैप नहीं दिया हुआ, तो ये क्या है, लिबरेटेड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। मैंने आपको पहले ही बताया, ये सारा का सारा जो आपके रिडॉक्स रिएक्शन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो ये सारा आज की जो वीडियो है ना सारी 11th पर ही बेसिस्ड है। तो इसमें जो क्या है, केमिकल एनर्जी लिबरेट होती है, उसको कन्वर्ट किस में कर देता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डैनियल सेल बोलते हैं। और इसमें क्या होता है, इट हैज़ एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ, इसका जो पोटेंशियल होता है, यहाँ पे ना स्पेस आएगा, तो यहाँ पे टाइपिंग एरर है, स्पेस नहीं दिया हुआ, तो ध्यान रखना। इसके अंदर कितना होता है, 1.1 वोल्ट। देखो जो ये डायग्राम दिखाया हुआ है आपको पहले ही पता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक जिंक की रोड है, ये क्या है, जिंक की रोड, और एक ये मेरे पास क्या है, कॉपर की रोड है। मैंने ये रोड ले ली, इनको मैंने इस कनेक्शन से इस तरह से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन ले लिया, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ। इस डायग्राम को पहले आप अच्छे से समझ लो, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखो, जो जिंक यहाँ पे जो जिंक की रोड है, आपने एक बात ध्यान रखनी है, जो हमें यहाँ पे NOx के नाम से याद रखना है। ठीक है, EN का मतलब क्या होता है, एनोड, और OX का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। अब आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे जिंक है, तो ये क्या करेगा, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास NOx के नाम से आपने याद रखना है। NOx का मीनिंग क्या होता है, AN का मीनिंग होता है एनोड। ठीक है, और OX का मीनिंग यहाँ से किससे, ऑक्सीडेशन से है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, पर एनोड, ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है, लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। सेम ऐसे ही यहाँ पर मेरे पास जो कॉपर जो कैथोड है, जो कैथोड है वो हमारे कॉपर की रोड है। इसमें क्या होता है, ये मेरे पास कैथोड है, इसको आपने याद रखना है रेड कैट के नाम से, रेड कैट। RED का मतलब क्या हो गया, रिडक्शन। यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, किस पर होगा, कैथोड पर। कैथोड पर हमारा रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मीनिंग क्या होता है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो जिंक ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया था, ये यहाँ पे हमारा कॉपर जो 2 पॉजिटिव है 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा, और हमें क्या देगा, यहाँ पर कॉपर देगा। ठीक है, तो ये बात अपने ध्यान रखनी है। तो जनरल मैंने ओवरव्यू दे दिया। अब यहाँ पे ना एक सोल्ट ब्रिज दिया हुआ है। इस सोल्ट ब्रिज का बहुत मेन फंक्शन है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा भी जाता है, स्पेशली 11th क्लास में तो ये जरूर पूछेगा, +2 में पूछे या ना पूछे। तो देखो सोल्ट ब्रिज होता है, ये हमारा यू शेप्ड का होता है इस तरह से। इसके अंदर हम एजार सॉल्यूशन फिल करते हैं, एजार सॉल्यूशन फिल करते हैं। जनरली ये क्या होता है, KCl वगैरह हो गया, मतलब इस तरह से कोई सॉल्यूशंस होता है, इसके अंदर सॉल्यूशन डाल दें, जैसे कि पोटाशियम नाइट्रेट का सॉल्यूशन हो गया। एक जनरल ये आयनिक सॉल्यूशन होता है,
एक पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एक पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। तो यहाँ पे सोल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन क्या होता है, देखो जैसे ही हम यहाँ पे जिंक एनोड है, ठीक है, आपको पता है ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को यहाँ पे रिलीज़ करेगा। तो जब ये जिंक 2 पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ कर रहा है तो यहाँ पे ना एक टाइम ऐसा आता है, यहाँ पे ना बहुत सारे मेरे पास जिंक 2 पॉजिटिव आयंस यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं इसके चारों तरफ, और यहाँ पे एक टाइम ऐसा आता है कि यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र रुक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र को अगर ये रोक रहा है तो हमें कुछ ऐसा मेथड यूज़ करना पड़ेगा ताकि फ्लो हमारा कंटिन्यूटी में चलता रहे। तो यहाँ पे हम साल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। साल्ट ब्रिज क्या, जैसे मान लो मैंने KCl ले लिया, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है ना तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को ट्रांसफ़र करेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। सेम ऐसे ही मान लो यहाँ पर कॉपर 2, यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, ये कॉपर के आयन से इकट्ठे हो रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो मेरे पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ पे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर जाएगा। तो यहाँ पर जो क्या है, एक तरह से चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पे मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है तो यहाँ पे नेगेटिव आयंस को यहाँ पे भेज देगा और वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और हमारी रिएक्शन प्रोसीड करती रहेगी। और यहाँ पर भी अगर सेम प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पर मान लो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो रहा है तो ये पॉजिटिव आयंस को भेज देगा और इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। इस तरह से हमारी रिएक्शन कंटिन्यूटी में होती रहती है। तो ये होता है हमारा साल्ट ब्रिज का फंक्शन। जो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ये मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया है, जनरल जो उसका ओवरव्यू होता था। बस इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ पे ऐसे है, इस तरह से है, तो जो करंट का फ्लो होगा इससे अपोजिट होगा, ठीक है। करंट का फ्लो क्या होगा, इससे अपोजिट होगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो मेरे पास जो करंट है इस डायरेक्शन में होगा। एक बात ये ध्यान रखनी है बस। अब मैं इसको रीड करूँगी और आपको आराम से समझ आ जाएगा। अब देखो ये द स्टेप फॉर द डेनियल सेल यहाँ पे दिए हुए हैं। इन ए बीकर ए प्लेट ऑफ जिंक इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जिंक रोड लेंगे, जिंक प्लेट लेंगे, उसको जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में इसके अंदर हम डीप कर देंगे। फिर इसके अंदर इन अनदर बीकर ए प्लेट ऑफ द कॉपर इज डिप्ड इन ए सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपको पता है जिंक वाले में हम जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, कॉपर वाले में हम कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में बताया था, जो ये आपका डायग्राम है, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने माइंड में सेट कर लो, क्योंकि बार बार यहाँ पे हमें बैक पेज पर जाना पड़ेगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। थोड़ा सा आप एक बार इस पर इसको ध्यान रखो, ये जो मैंने डायग्राम बताया था, इसलिए मैंने पहले इसको एक्सप्लेन कर दिया। बाकी जो मैं पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ ये सारे मैंने इसमें आपको बता दिए हैं, बस इसको एक बार मैं रीड आउट कर रही हूँ। अब देखो इसके अंदर the plates of the metals are called the electrodes of the cell. These electrodes behave as a terminal to hold the electron. मतलब ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने वाला टर्मिनल की तरह काम करेगा। 2 electrodes are connected by the wire. वायर से इसको हम कनेक्ट करेंगे। A salt bridge is placed between the 2 beakers. This provide a path. ये path provide करता है for the movement of the ions from the one beaker to the other in order to maintain the electrical neutrality. मैंने आपको पहले बता दिया, जो यहाँ पे हम salt bridge का यूज़ करते हैं, ये एक तरह से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है। अब जो जिंक इलेक्ट्रोड्स है वो ऑक्सीडाइज्ड होगी, मैंने बताया था। यहाँ पे एनोड है, एनोड को हम एनऑक्स के नाम से याद करेंगे, ठीक है। ये रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होएगा यहाँ पे, फ्लो थ्रू द वायर्स टूवर्ड्स द कॉपर इलेक्ट्रोड। आपने वहाँ पे देखा था जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे मूव कर रहे थे, ठीक है। मतलब यहाँ पर मेरे यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, तो करंट यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। The copper sulfate solution releases the copper ions, copper 2 positive. अब यहाँ पे देखो एनोड पे रिएक्शंस हो रही है। एनोड पे मैंने रिएक्शन बता दी, आपको पहले बता दी मैंने सारी चीज़ें। ये देखिए ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जहाँ पे मेरे पास जिंक है, जिंक मेरे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक 2 पॉजिटिव, और ये 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेगा। कैथोड पर क्या होगा, उसका अपोजिट होगा, इसमें क्या होगा, रिडक्शन होगा। रिडक्शन में क्या होता है, गेन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। मतलब जो एनोड से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ हो रहे हैं, कैथोड वो उसमें एक्सेप्ट करेगा। जहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और मेरे पास कॉपर आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब जो मेरे पास जिंक एटम्स हैं,
जिंक एटम बिंग मोर रिएक्टिव। इसमें आपको ये पता होना चाहिए भी जिंक ही यहाँ पे मेरे पास क्यों एज ए हमने एनोड लिया, क्यों यहाँ पे हमने कॉपर को कैथोड लिया, क्योंकि जो जिंक की जो रिएक्टिविटी होती है ना वो एज कम्पेयर टू द उसके कॉपर की ज़्यादा होती है, और इसमें जो टेंडेंसी होएगी टू लॉस द इलेक्ट्रॉन्स वो ज़्यादा है कॉपर के कंपेयर में। देखो यहाँ पे अगर जिंक इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तभी तो मेरे पास यहाँ पे रिएक्शन प्रोसीड करेगी। ठीक है, यहाँ पे जिंक हमारा क्या होता है मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए इसको हम क्या है एज ए एनोड यूज़ करते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स इन दीज सेल्स मूव्स फ्रॉम द जिंक एनोड्स टू द कॉपर कैथोड। मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे जो जिंक है, जिंक से ये कॉपर की तरफ मूव करते हैं। कौन मूव कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स थ्रू द वायर। यहाँ पे कोई ना कोई कनेक्शन होगा तभी तो ये मूव करेंगे। अगर मान लो मैंने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड ऐसे बना दिए, ठीक है, ये इसका एक बिक्कर में, ये एक बिक्कर में है, ये तभी मूव करेंगे ना इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन को मूव करना है तो इनके लिए कोई ना कोई पाथ तो चाहिए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एक वायर का यूज़ करते हैं। वायर के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन पास होंगे। ए बल्ब इज प्लेस्ड within this circuit with glow and voltmeter connected with this circuit will show the deflection। जिसके अंदर वोल्टमीटर लगा हुआ है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब इसके अंदर इसके जो हमारे नेट रिएक्शंस बनेंगे, नेट रिएक्शन का मीनिंग क्या है? जो हमने अभी जो हमने एनोड पे बताया, कैथोड पे बताया, वो हमने अलग अलग बताया। अब इसको हमने कंबाइन करके बताना है, तो इसमें कंबाइन रिएक्शन क्या बनेंगे? देखो जो मैंने दोनों रिएक्शंस ली थी ना, उन दोनों रिएक्शन को एक बार आप लिख लो। जैसे Zn है, ये Zn 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा? कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इन दोनों रिएक्शन को मैंने ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे राइट हैंड साइड में, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर इन रिएक्शंस का मैं प्लस कर दूँ तो मेरे पास क्या निकल कर आएगा? जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर Cu। ठीक है, अगर आप देखोगे तो जो मेरी रिएक्शंस हैं, जो ये मेरे पास रिएक्शन निकल कर आई है, ये सेम ही तो है। ये देखो जो मैंने यहाँ पे प्लस करके लिखी, ये जो मैंने ये वाली रिएक्शंस लिखी है ना प्लस करके, ये यही तो है सेम। Zn प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर, तो ये सेम वही है। ये हमें कैसे फॉर्म हुई है? दोनों रिएक्शंस को, जो हमारे पास हाफ हाफ रिएक्शन थी उसको मैंने ऐड कर दिया और मेरे पास ये रिजल्ट आ गया। अब ये ना साल्ट ब्रिज के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो जैसे हमने पढ़ लिया, ये इन ए डैनियल सेल ए सोल्ट ब्रिज इज प्लेस्ड बिटवीन द 2 बीकर कंटेनिंग ए सॉल्यूशन ऑफ द जिंक सल्फेट एंड द कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उन दोनों के बीच में रखा हुआ है। दिस प्रोवाइड ए पाथ, एक पाथ प्रोवाइड करता है फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस फ्रॉम द वन बीकर टू द अदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। तो एक तरह से पाथ प्रोवाइड करता है। ये सब हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर सोल्ट ब्रिज, फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे क्या फंक्शन होगा। ये सेम वही डायग्राम है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो जो ये मेरा पास सोल्ट ब्रिज है, ये इन्वर्टेड यू ट्यूब, यू ट्यूब का मतलब कैसे है? जैसे हमारे पास यू हमारा ऐसे बनता है, ठीक है, ये इन्वर्टेड है, मतलब इसको ऐसे उल्टा करके रखा हुआ है, तो यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, ये ऐसे इस तरह से रखा हुआ होता है। दिस ट्यूब इज़ फिल्ड विद द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट से फिल होता है इसके अंदर। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पे इसके अंदर फिलिंग होती है इलेक्ट्रोलाइट की। द इलेक्ट्रोलाइट डज नॉट अंडरगो एनी शॉर्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज़ करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। और नोर डज इट रिएक्ट विद द कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इन द 2 हाफ सेल। अब आपको पता है यहाँ पे जो हम बीकर यूज़ करते हैं ना, मान लो मेरे पास एक बीकर ये है और एक बीकर ये है, ठीक है, हम ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये जो हम सोल्ट इसको कैसे रखते हैं? इसको हमने ऐसे रखा हुआ है ना, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके अंदर मेरे पास पता सॉल्यूशन कौन सा है? कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। और इस बीकर के अंदर सॉल्यूशन कौन सा है? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है भी, हमारे पास जो हमने साल्ट ब्रिज यूज़ किया है, ये इवन जो हमारे पास बीकर के अंदर सॉल्यूशन होता है ना, इनके साथ भी रिएक्शंस नहीं करता, ठीक है।
तो ये इसमें एक तरह से एक बेनिफिट है हमारे लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम्स सॉल्ट्स लाइक KCl हो गया, KNO3 हो गया, NH4NO3 हो गया, ये मैंने आपको पहले बता दिया, ये हम इसके अंदर जनरली यूज़ करते हैं। सॉल्ट ब्रिज इज कंस्ट्रक्टेड बाय फिलिंग द U ट्यूब विद ए मिक्सचर प्रिपेयर बाय मिक्सिंग एजार या फिर जिलेटिन से इसको यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं विद ए हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। जो हमारे पास सॉल्यूशन है उसके साथ हम जिलेटिन या फिर एजार को मिक्स कर देते हैं और इस तरह से इसको हम प्रिपेयर करते हैं। द ऑपरेटर इसको हम फिर कूल डाउन करते हैं। कंसिक्वेंटली द सॉल्यूशन फिक्सिस विद इन द U ट्यूब इन द फॉर्म ऑफ द जेल। जो हमारे पास ये ट्यूब होती है इसको हम यहाँ पर एक जेल की तरह फील करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, सिर्फ न्यूट्रलिटी की तरह हमें इसको हम यूज़ करेंगे। दिस प्रिवेंट्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ द फ्लूइड्स, इंटरमिक्सिंग नहीं होने देता। द आइदर एंड द ट्यूब्स आर देन सील्ड यूजिंग द कॉटन वॉल इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्यूजन। इसके अंदर डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग ना हो, इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे ये ट्यूब होती है यहाँ पर हम कॉटन को प्लग कर देते हैं, कॉटन वॉल डाल देते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग आएगा, ये यहाँ पे स्पेलिंग एरर है, यूजिंग की स्पेलिंग तो आपको पता ही है, ये आती है। यूजिंग दिस ब्रिज इज दैट इट प्रिवेंट्स द अराउजल ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो लिक्विड जैसे पोटेंशियल भी बोलते हैं। व्हेन द टू सॉल्यूशन आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो उनके जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखता है, वहाँ पे अराउजल नहीं होने देता ये, तो ये इसका मेन फंक्शन है। तो ये आपने ध्यान रखना है और ये हम पहले पढ़ चुके हैं तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डिटेल में बताया भी नहीं है। इट कम्प्लीट्स द इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट को कंप्लीट करता है। अब आपको मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही, मान लो मेरे पास यहाँ पॉजिटिव आयंस बहुत सारे इकट्ठे होंगे, ठीक है, और यहाँ नेगेटिव आयंस इकट्ठे होंगे। अगर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा इकट्ठे हो रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर पाएंगे, ऐसी सेम यहाँ पे प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। इट अवॉइड्स द चांसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ द सॉल्यूशन बिटवीन द हाफ सेल्स। इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, वही सेम पॉइंट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। प्रोवाइडिंग ए पाथ फॉर द मूवमेंट ऑफ द आयंस, ठीक है। नेक्स्ट है हम पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन ए सेल। अब हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है सेल के अंदर मेजर कैसे करते हैं, तो इससे पहले हम एक शी के बारे में पढ़ लेते हैं। शी क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। क्या ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ना हम एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूज़ करते हैं। स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जिसका हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है ना वो 0 के इक्वल आता है और इससे हमारे कैलकुलेशन भी इजी हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने क्या, ये ना दोनों की तरह काम करते हैं। अगर मान लो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स हैं, इलेक्ट्रोड एक हमारा एनोड की तरह काम कर रहा है, तो जो ये हमारा हाइड्रोजन है ये अपने आप ही मेरे कैथोड की तरह काम करेगा। अगर मेरे पास कैथोड के कोई इलेक्ट्रोड्स हैं तो जो ये मेरे पास हाइड्रोजन है अपने आप ही एनोड की तरह काम करेगा, इसीलिए इसको हम एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलते हैं। और इसकी जो हमारे पास वैल्यू होती है वो 0 होती है, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। The electrode forming the negative terminal of the cell is allotted negative value of the electrode potential। अगर इसको हम देखो, इसमें नेगेटिव भी मैंने पहले ही बता दिया सारा पॉइंट मैंने। इसके अंदर देखो नेगेटिव टर्मिनल भी होता है और हमारा पॉजिटिव टर्मिनल भी होता है, दोनों की तरह काम करेगा। अगर मेरे पास इलेक्ट्रोड फॉर्मिंग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज अलॉटेड ए पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसके पास ये दोनों होते हैं। The potential difference developed between the two terminals is measured using a potentiometer। जो इनके अंदर जो डिफरेंस होता है हम किससे मेजर करते हैं, पोटेंशियोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट इज आइडेंटिफाइड यूजिंग ए गैल्वेनोमीटर। मतलब वहाँ पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे हो रहा है, किस डायरेक्शन में हो रहा है, वो हम किससे मेजर करेंगे, गैल्वेनोमीटर से मेजर करेंगे, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस को हम पोटेंशियोमीटर से मेजर करेंगे।
दिस एनेबल अस टू आइडेंटिफाई द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेटअप एज द करंट फ्लो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल। अब है ना, ये हम क्यों बता रहे हैं, क्यों डिस्कस कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर है या पोटेंशियोमीटर है, क्योंकि ये ना हमें हेल्प करता है बताने के भी जो हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स यूज़ कर रहे हैं उसका टर्मिनल कैसा है, पॉजिटिव है या फिर हमारा नेगेटिव है। तो इसको बताने में ये हमारी हेल्प करता है, क्योंकि जो हमारा करंट फ्लो करेगा ना, करंट फ्लो हमारा कैसे करेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करेगा। ठीक है, देखो जो हमने पीछे ये किया ना, जैसे मान लो मेरे पास ये एक जिंक है और एक मेरे पास ये कॉपर की है। ठीक है, तो इसमें मैंने देखा जो करंट फ्लो कर रहा था वो ऐसे कर रहा था, और मैंने क्या बताया था, जो डायरेक्शन ऑफ द करंट होगी वो अपोजिट होगी। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पर मेरे पास क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, और यहाँ मेरे पास क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, और करंट मेरा ऐसे फ्लो करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो करंट मेरा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। देखो यहाँ पे दिस इंट्रॉन विल हेल्प अस मार्क द एनोड, हमें पता चलता है भी एनोड इसमें कौन सी होगी और कैथोड कौन सी होगी, ड्यू टू द फैक्ट दैट द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। तो इसके अंदर जो हमारा फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन का वो हमारा कैसे होता है, एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो ये आपने ध्यान रखना। अब ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम भी सेम उसकी तरह ही है। यहाँ पर मैंने बताया था जो यहाँ पे हम SHE का यूज़ करेंगे। SHE क्या आता है, हमारा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये जो हमारा होता है ये हम इस तरह से इसके अंदर ऐसे फील होता है, यहाँ पे हमारे प्लेटिनम की वायर होती है। ठीक है, तो इस तरह से कनेक्टेड है यहाँ पर मेरे पास। तो जो ये यहाँ पे है हमारे पास इधर, तो जो ये है ये हमारी प्लेटिनम की वायर्स है, प्लेटिनम वायर्स हैं। और जो यहाँ पे नीचे ये देख रहे हो ये हमारी प्लेटिनम फॉइल है। ठीक है, ये हमारी वायर्स है और यहाँ पे इसके नीचे क्या लगे, फॉइल लगी हुई है, और इसके अंदर हाइड्रोजन को फिल किया गया है एट ए 1 बार प्रेशर। प्रेशर की यूनिट्स क्या होती है, बार के अंदर भी होती है, एटमॉस्फेयर के अंदर भी होती है। तो देखो अब इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास SHE जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन है एज ए एनोड काम कर रहा है, और जो हमारा यहाँ पर कॉपर है, ठीक है, ये हमारा एज ए कैथोड जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। तो आपको पता है एनोड से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होएगा, यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, आपको पता है ये। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से हो रहा है और देखो एनोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो जो हमारा करंट फ्लो करेगा वो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेगा। बाकी जो इसके अंदर जो प्रोसेस जो हमने पढ़ा था ना, डैनियल सेल के अंदर हमने जो प्रोसेस पढ़ा था वो सेम प्रोसेस को यहाँ पे ये फॉलो करेगा। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ तक करंट फ्लो करेगा। ऐसे यहाँ पर जो क्या है देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है, इसका जो मास है वो इंक्रीज हो रहा है। ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन हमने लिया हुआ, सेम वही चीज़ है, बस यहाँ पे इसने क्या यूज़ किया, यहाँ पे हमने जिंक रोड का यूज़ किया था, यहाँ पे हम SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज़ कर रहे हैं, बस इतना सा डिफरेंस है इसके अंदर। अब देखो इसके अंदर अगर हमें ई सेल निकालना है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो हम क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस का ई एनोड, मतलब कैथोड की जितनी कैथोड में से एनोड को माइनस कर देते हैं। कई बार हम लिख देते हैं लेफ्ट, ये तो राइट हैंड साइड में होता है और ये हमारा कैसा होता है, लेफ्ट हैंड साइड। कैथोड लेफ्ट राइट हैंड साइड में और एनोड हमारा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, जैसे यहाँ पे डैनियल सेल की हमने बात करी थी, सेम ऐसे। जब यहाँ पे बोला भाई डैनियल सेल के अंदर हमारे पास क्या था, एनोड था, एनोड जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा था। ठीक है, और हमारे पास कैथोड के ऊपर क्या हो रहा था, कॉपर 2 पॉजिटिव है, कॉपर यहाँ पे कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो जो हमारे नेट रिएक्शंस निकल कर आई थी, दोनों को ऐड करने के बाद वो हमारे पास क्या निकल कर आई थी, ये जिंक है, कॉपर है, इनको ऐड करते तो जिंक 2 पॉजिटिव और ये कॉपर की फॉर्मेशन होगी। अगर हमें EMF निकालना है सेल का, ठीक है, इसको हम ई सेल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, ई कैथोड माइनस का ई एनोड। अब आपको पता है जो हमारे पास कैथोड पे था, कैथोड पे हमने ये वाली रिएक्शंस ली थी, ठीक है, और एनोड पे हमारे पास जिंक वाली थी। तो इसका जो हमारे पास वैल्यू होती है,
इसकी वैल्यू फिक्स होती है। एक टेबल है आपके पास, वो लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगी की, ठीक है। तो एक टेबल में से हमने ये वैल्यूज़ या तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो न्यूमेरिकल होएगा, या तो ये वैल्यूज़ हमें दी हुई मिलेंगी, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ हैं दी हुई मिलेंगी, तो वहाँ से आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो जो जिंक 2 पॉजिटिव है, इसकी जो वैल्यू कितनी दी हुई है मेरे पास 0.34, ठीक है। सॉरी, ये तो हमारी इसकी वैल्यूज़ है। जो ये 0.34 है, जो हमारे पास कॉपर 2 पॉजिटिव से हमें कॉपर मिला है, ये उसकी वैल्यू, उसकी EMF है। और ये हमने माइनस करना है, ठीक है। ये माइनस का साइन आ गया। तो ये जो वैल्यूज़ होती है ना जिंक की, जो एनोड पे होता है, ये ऑलरेडी नेगेटिव होती है। कितनी होती है? -0.76 होती है। तो अगर इसको हम माइनस माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो अगर मैं 0.34 उसके अंदर 0.76 इसको ऐड करती हूँ तो मेरे पास इतना निकल कर आ जाएगा 1.10 वोल्ट। तो मेरे पास इतनी वैल्यू निकल कर आएगी, ठीक है। यहाँ पे ये वैल्यू गिवन होती है। EMF कॉपर का इतना होता है और जिंक का इतना वोल्ट होता है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन होएगा, तो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है भी कैसे करना है कैसे नहीं, बस इसको आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए। अब ये ना SHE को और एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये हमें यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन करना है। द इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE टू कंस्टिट्यूएंट ए सेल। यहाँ पे एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड होती है विद ए लेयर ऑफ द प्लेटिनम ब्लैक। तो इसके अंदर हम एक प्लेटिनम इलेक्ट्रोकोटेड का यूज़ करते हैं। देखो ये रहा, ये इस तरह से ये वायर होती है प्लेटिनम की, ठीक है। और यहाँ पे इसके नीचे क्या होती है? प्लेटिनम की फॉइल होती है। और इसको हम जो ये होता है, इसको हम डाइल्यूट मतलब एसिड के अंदर इसको डीप करके रखते हैं और यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को पास करते हैं। टेम्परेचर कितना होता है हमारा? 298 केल्विन। स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है, प्रेशर भी हमारा स्टैंडर्ड ही होगा, इसलिए इसका नाम क्या है? SHE, स्टैंडर्ड फॉर्म में है ये। तो इसके अंदर जो रिएक्शंस होती है वो क्या होती है? H पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा मेरे पास? H बनेगा, ठीक है। इसको अगर हमने यहाँ पे H2 बनाया, इसको बैलेंस करने के लिए इसको हम क्या करेंगे? 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल ईजी सी रिएक्शंस हैं, ये आपसे आई होप ये आप कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, ये वही सेम पॉइंट है भी, हमने इसको एसिड के अंदर फिल करना है। द इलेक्ट्रोड इज इमर्ज्ड इन एन एसिडिक सॉल्यूशन। यहाँ पे ना स्पेस आएगा, स्पेस नहीं दिया हुआ, तो आप ये ध्यान रखना, ये एसिडिक है और ये सॉल्यूशन अलग है। एंड द प्योर हाइड्रोजन गैस इज बबल थ्रू इट। जो ये हमने डायग्राम देखा था, ठीक है, यहाँ से हम हाइड्रोजन गैस को यहाँ पे फिल करते हैं। The concentration of the reduced form and the oxidized form of the hydrogen is, यहाँ पे is है और यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं दिया हुआ, is sustained at unity। यहाँ पे इसको 1 यूनिटी ही रखते हैं विद फॉलोइंग कंडीशन। मैंने बताया प्रेशर कितना होता है? 1 बार होता है। टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन होता है। और जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन की है वो कितनी लेंगे हम? 1 मोलर लेंगे। तो अगर हमें EMF सेल निकालना है तो E कैथोड माइनस का E एनोड हो जाएगा। अब देखो जो हमारे पास एनोड था ना, अगर आप इस केस में देखोगे तो एनोड मेरा यहाँ पर इस साइड था, ये है ना, ये एनोड के ऊपर है ना मेरा ये, तो इसकी वैल्यू मैंने बता दिया कितनी होती है? 0 होती है। हमने क्या निकाला था? कैथोड में से एनोड को माइनस करते हैं। कैथोड पे यहाँ पे जो कॉपर की वैल्यू है ना, अगर हमने कॉपर का निकालना है तो कितना होता है? 0.34 होता है। -0 करेंगे तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? 0.34 आ जाएगा। इससे कैलकुलेशन हमें ईजी हो जाती है। अगर हमें पर्टिकुलर 1 का निकालना है तो उसी का निकल कर आएगा ये, ठीक है। हाँ, ये आ गया। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो इसमें क्या होता है? हमने प्लेटिनम यूज़ किया है, ठीक है। H2 है यहाँ पे, इसकी प्रेशर में बताया भी, इसका 1 बार प्रेशर है। वहाँ पे देखो हम उसको, जो मैंने डैनियल सेल किया था, डैनियल सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पहले मैंने क्या लिया? जिंक का है, जिंक 2 पॉजिटिव, ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे डबल, ये जो डबल यूज़ किया गया सॉल्ट ब्रिज के लिए होता है। और जो मेरे पास कॉपर है, ये मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी, जिंक है, जिंक 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट होएगा। और यहाँ पे सोल्ट ब्रिज के लिए हम डबल ये पैरेलल लाइन का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर कॉपर 2 पॉजिटिव मेरा कॉपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ये
तो उसका मतलब क्या है, ये मेरे पास एनोड है और ये मेरे पास कैथोड है। सेम इसमें भी हमने ऐसे ही लिखना है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मेरा यहाँ पर एनोड और ये मेरा कैथोड होगा। तो ये जो है H2 है, H2 और ये H में, ठीक है। तो जो हमने देखा जो H पॉजिटिव है उससे हमें H2 मिल रहा था, ठीक है। और साथ में हमें यहाँ पे प्लेटिनम का भी यूज़ करना है। कॉपर टू पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये इस यहाँ पे हमने इसकी कंसंट्रेशन भी लिखी हुई है। तो मैंने आपको निकाल के बता दिया ना, हम क्या करते हैं कैथोड में से एनोड को माइनस करते। तो ये क्या था, कैथोड यहाँ पे 0.34 था, -0 किया तो मेरे पास ओवरऑल जो आंसर आया 0.34 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया है, या पहले पढ़ चुके हो सारा कुछ। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिग्निफाइज द इजी रिडक्शन ऑफ द कॉपर टू पॉजिटिव आयंस देन द H पॉजिटिव आयंस। अगर मेरे पास ये वैल्यू पॉजिटिव में आ रही है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका जो रिडक्शन है ना वो ज़्यादा इजीली होगा, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द हाइड्रोजन। वो हाइड्रोजन की वैल्यू होती है 0 और कॉपर की वैल्यू 0.34। अगर इसको हम कंपेयर करें तो पॉजिटिव वैल्यू ये ज़्यादा है ना, तो ये हमारी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो ये हमने देखना है। तो जिसकी वैल्यू ज़्यादा होएगी उसका रिडक्शन इजी होएगा। अगर मैं हाइड्रोजन और कॉपर में से अगर मैं कंपेयर करूँ तो कॉपर का रिडक्शन ज़्यादा इजीली होगा। अगर मैं हाइड्रोजन और जिंक का कंपेयर करूँ तो यहाँ पर मेरे पास जिंक का ऑक्सीडेशन इजी होगा और यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन होगा। तो ये सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है इसमें देखो, वो जो हमने एग्जाम्पल किया था वो हमने कॉपर का किया था। अभी जो हम एग्जाम्पल कर रहे हैं ना ये हम जिंक का कर रहे हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखो मेरे पास प्लेटिनम है, H2 1 बार प्रेशर पे हमने पास किया हुआ है, यहाँ पे H पॉजिटिव होगा। तो इसके अंदर जिंक 2 पॉजिटिव जिंक में कन्वर्ट होएगा, ठीक है। तो इसके अंदर जो वैल्यू जो हमारी आती है वो माइनस की 0.76 आती है। अब जो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आती है वो हमें क्या सिग्निफाइज करती है भी, जो हाइड्रोजन आयंस है वो क्या होंगे, ऑक्सीडाइज होंगे। जो जिंक है उनका हमारे पास क्या होगा, देखो ये दैट द हाइड्रोजन आयन ऑक्सीडाइज द जिंक। अब जो इससे मेरे पास हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो जिंक को ऑक्सीडाइज करेंगे और इट इज़ कैन बी सेड दैट जिंक कैन रिड्यूस द हाइड्रोजन आयन्स। जिंक हाइड्रोजन आयन्स को रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगी, ऑक्सीडाइज्ड। An electrode with standard electrode potentials greater than the 0 is stable in its reduced form compared to the hydrogen gas। अगर हमारे पास इसकी वैल्यू 0 से ज़्यादा आती है तो वो अपनी रिड्यूस्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर उसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है तो वो हमारा कैसा होगा, तो उस केस में वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या होगा, वहाँ उस केस में हमारे पास हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हो जाएगा। इस केस में देखो अगर मेरे पास पॉजिटिव आती है, पॉजिटिव अगर 0 से ज़्यादा आती है तो वो जो हमारे पास हम यूज़ कर रहे थे वो हाइड्रोजन के कंपेयर में ज़्यादा रिड्यूस्ड होगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू आती है तो इस केस में हाइड्रोजन ज़्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेगा, वो ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में माना जाएगा, ठीक है। तो ये था ये। तो इसमें देखो दिस डिक्रीज द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विच इन टर्न डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड ऑन द लेफ्ट। उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर को क्या कर देगा, डिक्रीज हो जाती है जो हमारे पास लेफ्ट साइड में होती है। एंड इंक्रीजिंग द रिड्यूसिंग पावर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स टू द राइट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे ना सिर्फ ये रिड्यूसिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात कर रहा है। अगर यहाँ पे मेरे पास अगर मैं लेफ़्ट में बात करूँ तो यहाँ पे जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो तो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और ऑक्सीडाइजिंग पावर हमारी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। ऑक्सीडाइजिंग पावर लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज और राइट हैंड साइड में रिड्यूसिंग पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो ओवरऑल ये चीज़ बता रहे हैं, ठीक है। आई होप ये आपको सबको समझ आ गया होगा। तो जो मेन है ये सब आप ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। आपने देखो डैनियल सेल जो हमने पढ़ा, डैनियल सेल को भी आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। इसमें हमने क्या लिया था, 2 बीकर्स हमारे पास होते हैं, ये वायर से इनकी जो इलेक्ट्रोड है वायर से कनेक्टेड होता है। यहाँ पे हम सॉल्ट ब्रिज यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हमने इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा। फिर हमने EMF ऑफ द सेल कैसे निकालते हैं वो सीखा। वो कहता है ई कैथोड,
ठीक है। माइनस का ई एनोड होता है, इसको हम राइट और लेफ्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करी, बस मेन हमने यही टॉपिक पढ़े हैं। तो आपको पता है इसका जो वैल्यू होती है वो 0 वोल्ट होती है, ठीक है। तो इसमें ये दोनों की तरह काम करते हैं, एज ए ऑक्सीडाइज फॉर्म भी यहाँ पे काम कर सकते हैं और एज ए रिड्यूस्ड फॉर्म भी काम कर सकते हैं। अगर मेरे पास कोई वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 0 आती है, तो उस केस में मेरे पास क्या होगा, उसका रिडक्शन ज़्यादा स्टेबल माना जाएगा। अगर वो नेगेटिव में आती है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। तो उस केस में तो अपने ध्यान रखना। तो जैसे मैंने हाइड्रोजन और कॉपर का लिया था, उसके अंदर मेरे पास वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव में। अगर मैं लेती हूँ यहाँ पे एग्जाम्पल हाइड्रोजन का और जिंक का, वहाँ पर वैल्यू आ रही थी -0.76। और ये वैल्यू जो आपको दी हुई है ये सारी क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, जिसके अंदर हमारे न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं ना, उन न्यूमेरिकल के अंदर ये सारी वैल्यूज़ आपको गिवन होगी, ठीक है। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।